हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपने व्यूअर्स की पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट सीरीज की स्टार्ट करेंगे एक ऐसे पोर्टफोलियो से जो कि एक बिगिनर इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो लग रही है। इन्होंने मेंशन किया कि ये पोर्टफोलियो करीबन 8 से 10 महीने पुरानी है। इस पोर्टफोलियो में कुछ अच्छी बातें भी और कुछ कमियां भी हैं मेरी व्यू में, जिन पे मैं अपने कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए इस पोर्टफोलियो पे एक बार नजर डालते हैं, इसे रिव्यू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करीबन 1 लाख की, 1,04,25 रुपए की, और टोटल जो करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो 1,13,000 के आसपास है। करीबन 13% का 13% का टोटल इनको गेन मिला है अपनी कैपिटल पे करंट डेट में। तो चलिए इस पोर्टफोलियो की थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेफिनेटली इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली कंपनी आईसीआईसीआई बैंक। ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, हालांकि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आईसीआईसीआई बैंक नहीं आता है, लेकिन फिर भी दिस इज वन ऑफ द टॉप 3-4 टॉप प्राइवेट बैंक्स दैट आई प्रेफर इन द बीएफएसआई इंडस्ट्री। तो इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक पे आपको 42% की नेट गेन मिल रही है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक की ओवरऑल बाइंग प्राइस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए आपको 17% की गेन मिल रही है। लेकिन फिर भी इन दोनों बैंक के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अगला स्टॉक है यस बैंक। रिटेल इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स यस बैंक। यस बैंक के ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है, इसको मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही समझता हूं या नहीं, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो यहां पे मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसके ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है वो आप वहां पे समझ सकते हैं कि मैं क्यों नहीं पसंद करता हूं यस बैंक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसकी फंडामेंटल्स मुझे क्यों नहीं पसंद आती है, उसमें मैंने 5 रीजन आपको दिए हैं, डिटेल में डिस्कस किया है। तो उस वीडियो के लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा, वहां पे आपको थोड़ा और आइडिया लग सकता है कि यस बैंक के ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है। तो मुझे लगता है कि यस बैंक से आपको निकल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इसमें पोटेंशियल मुझे दिखती नहीं है। आपकी बाइंग की एवरेज प्राइस भी काफी ऊंची है, 57 की एवरेज बाई प्राइस पे आपने लिया हुआ है। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसके भी ऊपर की प्राइस पे लिया हुआ है, और ये करीबन अभी 14 की प्राइस पे चल रहा है। तो ऑब्वियसली आपको 76% की इसमें लॉस दिख रही है। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इससे भी ज्यादा लॉस लेके बैठे हुए हैं यस बैंक पे। मुझे लगता है कि चूंकि एक अच्छी बात आपने ये की है कि बहुत ज्यादा आपने इन्वेस्ट नहीं किया, करीबन 8,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए और उसकी वैल्यू करीबन अभी 2,000 रुपए के आसपास है, 1,900 रुपए। तो ऑब्वियसली आपको बहुत लॉस हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है फॉर्चुनेटली आपने बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था, तो आपके लॉसेस भले ही एब्सोल्यूट लेवल पे बहुत हैं, लेकिन रिलेटिव बेसिस पे बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए आप यस बैंक से अगर चाहें तो निकल सकते हैं, मेरी ऐसी ओपिनियन रहेगी। इंडसइंड बैंक भी ठीक ठाक सा बैंक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक में इसको मैं नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सा बैंक है। इसमें आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन रहेगी कि चूंकि आपकी पोर्टफोलियो साइज काफी छोटी है, तो आपको थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड फोकस स्टॉक पोर्टफोलियो रखनी चाहिए। आपने 2 बैंक ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर में मैंने बता दिया कि ये दोनों बैंक के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चाहे तो इंडसइंड बैंक से आप निकल सकते हैं, इसमें 7% की करंटली आपको लॉस हो रही है। एसबीआई की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक ही बैंक है जो मुझे थोड़ा सा भी ठीक ठाक लगता है, वो है एसबीआई। यहाँ पे आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इस पोर्टफोलियो की साइज के लिए मैं एसबीआई को उतना प्रेफर नहीं करूंगा। इफ इट वाज अप टू मी आई विल एग्जिट फ्रॉम एसबीआई आल्सो। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑब्वियसली यहाँ पे भी मैं एग्जिट करना चाहूंगा। हालांकि आपको एसबीआई में भी 10% की प्रॉफिट हो रही है, इंडियन ओवरसीज बैंक में भी 16% की प्रॉफिट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये पेनी स्टॉक्स, ये जो 20 रुपए 15 रुपए के जो स्टॉक्स हैं, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस 19 रुपए की चल रही है, 20 रुपए की, तो यहाँ से भी मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ से भी मैं निकल जाऊं। इसके बजाय मैं स्ट्रॉन्ग प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्टेड रहना ज्यादा पसंद करूंगा। अगली कंपनी है मनप्पुरम फाइनेंस। गोल्ड लोन फाइनेंस में और एनबीएफसीज में फिर भी ठीक ठाक सी कंपनी है, बहुत कोई बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस से भी बेटर चॉइस मुझे गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में मुथूट फाइनेंस लगती है, मुझे वो ज्यादा पसंद आता है। तो आप चाहें तो मुथूट फाइनेंस में इन्वेस्टेड हो सकते हैं, या मनप्पुरम फाइनेंस के साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बुरा कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ मुथूट फाइनेंस को। अगली कंपनी है ऑटो एंसिलरी की एक कंपनी, जो कि एक बहुत छोटी कंपनी है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में जमुना ऑटो, मैं प्रेफर करूंगा कि आप बड़े प्लेयर्स के साथ स्टिक करें, जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियोस में बात की हुई है। मदरसन सुमी की, वो एक अच्छी कंपनी है ऑटो एंसिलरी सेक्टर में। सुप्रजीत इंजीनियरिंग अच्छी कंपनी है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज ठीक ठाक सी कंपनी है। तो इन सभी स्टॉक्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। इन सभी में जिसमें भी आपको ज्यादा कंफर्ट महसूस हो वहां पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। जमुना ऑटो इज नॉट दैट अपीलिंग टू मी एज फार एज नंबर्स को। अगली 2 कंपनीज आपने साइक्लिकल सेक्टर से उठाई है, टाटा स्टील और नेशनल स्टील। नेशनल स्टील तो बहुत छोटी कंपनी है स्टील सेगमेंट में, टाटा स्टील उसके मुकाबले बड़ी कंपनी है, वहां पे आपको अच्छी प्रॉफिट भी हो रही है 43% पे, क्योंकि आपने ठीक ठाक दाम पे यहाँ पे उठाया था। एवरेज बाई प्राइस आपकी 700 750 के आसपास, तो वहां से आपकी अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन ठीक ठाक सी हुई है, 43% की प्रॉफिट हो रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि साइक्लिकल सेक्टर, छोटे बिगनर इन्वेस्टर्स को साइक्लिकल्स में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। आपने ठीक ठाक से इन्वेस्टमेंट भी किया, यहाँ पे करीबन आपने 20,000 रुपए की, आपकी 1 लाख की पोर्टफोलियो है, करीबन 20,000 की पोर्टफोलियो एलोकेशन, आपने 20% की पोर्टफोलियो एलोकेशन अपने स्टील सेक्टर में लिया हुआ है, तो वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, थोड़ा ज्यादा लगता है कंपेयर टू योर पोर्टफोलियो साइज। तो आप उसमें थोड़ा रिकंसिडर कर सकते हैं कि अगर आप इनमें से निकलना चाहें तो आप थोड़े अपने जो एवरग्रीन सेक्टर्स हैं, और ये हमने ऑलरेडी बात की हुई है, हमने 4 वीडियो निकाली थी
अलग अलग पोर्टफोलियो साइज के लिए हमने बात की थी कि आप आइडियल पोर्टफोलियो स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हो अलग अलग पोर्टफोलियो साइज के लिए। तो उनमें से एक वीडियो थी जिसमें कि हमने बात की थी कि अगर आपकी पोर्टफोलियो साइज 1 लाख या 1 लाख से कम है तो आप कैसे अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन को डिजाइन कर सकते हो, स्टॉक पोर्टफोलियो अपनी कैसे डाइवर्सिफाई करके अच्छी बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो उस वीडियो को देख के आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है, उसकी लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा। उस वीडियो से आपको कुछ अच्छे थॉट्स मिल सकते हैं, पॉइंटर्स, आइडियाज मिल सकते हैं कि आप अपनी पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस्ड वे में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो उस वीडियो में जैसे हमने डिस्कस भी किया था, मैं साइक्लिकल्स को अवॉइड करना चाहूंगा फॉर ए पोर्टफोलियो ऑफ दिस साइज। तो मैं कहूंगा कि आप दोनों स्टील कंपनी से निकल जाएं अगर आप पॉसिबल हो तो। अच्छी प्राइस अगर आपको मिल रही है, ठीक ठाक कैपिटल अप्रिशिएशन अगर आपको मिल रही है, जैसा आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे टाटा स्टील में आपको अच्छा फायदा भी हुआ है, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो आप इससे निकल सकते हो और दूसरी इंडस्ट्रीज में ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो, क्योंकि साइक्लिकलिटी इनमें बहुत रहती है। इनमें जो अपसर्ज आनी थी आ गई है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इसमें अपसाइड बची नहीं है स्टील सेक्टर में या कमोडिटीज में अगर बात करें तो। इसलिए मुझे लगता है कि आप निकल सकते हो अगर आप चाहो तो। अगली कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, लेकिन ये भी एक कंपनी है जो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड सेक्टर में है। स्पिरिट्स ऑब्वियसली, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिकर वगैरह के सेक्टर में काम करती है, विस्की, रम वगैरह बनाती है, बहुत सारे इसके लिकर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये काफी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। हालांकि डियाजियो जो कंपनी है, डियाजियो इंडिया, बहुत अच्छी गवर्नेंस है उसकी, मैनेजमेंट और बहुत फोकस्ड बिजनेस रहती है उसकी, बहुत अच्छी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है। लेकिन फिर भी एक ऐसी सेक्टर है जो कि सिन इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता, स्पेशली फॉर ए बिगिनर इन्वेस्टर। अगर आपकी पोर्टफोलियो साइज थोड़ी छोटी है तो ऐसे सेक्टर्स, ऐसे रेगुलेटेड एंटिटीज में मुझे लगता है कि आपको एक्सपोजर बहुत मिनिमाइज करके रखना चाहिए। वैसे भी आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट इसमें किया नहीं है, 3-4 हजार रुपए इन्वेस्ट किए हो तो बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, इससे आप एग्जिट कर सकते हो अगर चाहो तो। फिर हम बात करें अगले कुछ स्टॉक्स की। जो बाकी आपके स्टॉक्स हैं उसमें स्पाइसजेट में आपने कुछ एलोकेशन ली हुई है, आपकी एवरेज बाई प्राइस करीबन 86 की है, वहां पे आपको थोड़ा लॉस हो रहा है। 76 की करंट मार्केट प्राइस चल रही है, 12% का आपको लॉस हो रहा है। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहां से भी आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारे बिजनेसेस इसके, टेलीकॉम, रिटेल, पेट्रोकेम, तो ये तो सारे इसके मेन बिजनेसेस है। बहुत सारे सेक्टर्स में ये अभी भी वेंचर भी कर रही है, जैसे कि हमने नेटमेट्स की बात की थी, वहां पे इसने कुछ स्टेक लिया था। तो बहुत सारे सेक्टर्स में ये काम करती है, कॉन्ग्लोमरेट है। लेकिन एक चीज मुझे लगती है कि रिलायंस के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, ओवर डाइवर्सिफाइड मुझे लगता है, फोकस बिजनेस इसकी नहीं रहती है। इसलिए बहुत सारी इसकी जो कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस होती हैं, कैपिटल एलोकेशन पे बहुत ज्यादा इसको रिटर्न मिलती नहीं है। इसकी आरओई, आरओसी को आप चेक करें रिलायंस की, तो एज ए कॉन्ग्लोमरेट, एज ए कंसोलिडेटेड आरओसी को आप चेक करें तो बहुत कम दिखती है। तो जब तक ये आरओसी बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होती है, हेल्दी नहीं हो जाती, तब तक मुझे रिलायंस में बहुत ज्यादा एक्सपोजर लेना, मैं कंफर्टेबल उसमें फील नहीं करता हूँ। लेकिन ये आपकी कॉल है, अगर आप रिलायंस को प्रेफर करते हो इन्वेस्टर रहना तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बहुत अच्छी, बहुत बड़ी इंडिया की रेप्यूटेड कॉन्ग्लोमरेट है। तो डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू विद रिलायंस इफ यू सी कि इसकी जो बिजनेसेस हैं वो आपको आगे चल के बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टेलीकॉम और पेट्रोकेम, ये जो दोनों इसकी इंडस्ट्रीज है वो बहुत रेगुलेटेड है। खासकर टेलीकॉम में बहुत कट थ्रोट कंपटीशन रहती है, बहुत रेगुलेशन रहती है। तो ये रेवेन्यूज तो बहुत जनरेट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स जनरेट करना इनके लिए मुश्किल होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि रिलायंस के साथ वो एक प्रॉब्लम है। भारतीय एयरटेल, फिर से हम टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें तो बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, वहां पे आपको 6% का लॉस भी हो रहा है। इससे भी मुझे लगता है कि अगर आप चाहें तो निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। फिर अगली कंपनी है, दो जो कंपनीज हैं वो दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हैं, जीएमआर इंफ्रा और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों कंपनी पेनी स्टॉक्स की तरह आपने लिए हैं। मुझे लगता है कि आपने देखा कि छोटी इसकी मार्केट प्राइस है, छोटी टिकट प्राइस है, तो आपने कुछ एलोकेशन ले लिया। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे इंडस्ट्रीज से, ऐसे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से, साइक्लिकल से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो जैसे हमने देख लिया, आपकी 1 लाख की करीबन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, 1,13,000 की करंट वैल्यू है, 13% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो रहा है, डिसेंट सा हो रहा है, लेकिन बेहतर भी हो सकता था अगर आपकी पोर्टफोलियो एलोकेशन, स्टॉक एलोकेशन थोड़ी बेहतर रहती, थोड़ी वेल थॉट आउट रहती, तो थोड़ी आपकी कैपिटल अप्रिशिएशन और अच्छी हो सकती थी और हेल्दी हो सकती थी। और उसकी जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली, उसकी लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा। उस वीडियो को देख के आपको आइडिया लग सकता है कि कैसे अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरी थॉट्स यही है दोस्तों कि इस पोर्टफोलियो साइज के लिए आपने बहुत सारे स्टॉक्स लिए हुए हैं। 16 स्टॉक्स फॉर दिस पोर्टफोलियो साइज इज जस्ट टू मेनी। उसको आप थोड़ा ट्रिम डाउन कर सकते हो, थिन डाउन कर सकते हो। फिर हम देख रहे हैं कि बीएफएसआई इंडस्ट्री से आपने कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपकी पोर्टफोलियो एलोकेशन है,
अगर हम यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करें तो ऑब्वियसली आपकी जो 50% से ज्यादा एलोकेशन है वो बीएफएसआई इंडस्ट्री में। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा लॉप साइडेड है, बहुत ज्यादा आपने ओवर कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले लिया है बीएफएसआई में। तो आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं, बीएफएसआई की एलोकेशन आप 50% से घटा के 30-35% तक ला सकते हो। और दूसरी मेरी इनपुट ये है, दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसमें अपनी जो बेट्स हैं उसको कॉन्सेंट्रेट करो, अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ आप स्टिक कर सकते हो। जैसे हमने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के साथ बात की, अगर आप चाहो तो थोड़ा एसबीआई में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे प्रेफरेंस होगी कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये चारों बैंक्स में से जो भी आपको पसंद है वहां पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, हाई कन्विक्शन बेट्स लो और फोकस पोर्टफोलियो रखो। तो ये दो मेरी इनपुट्स हैं कि आप अपनी बीएफएसआई एलोकेशन को थोड़ा कम करो और उसको कुछ फोकस्ड लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में डालो। दूसरी, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बात कर ली, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, जीएमआर इंफ्रा, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, स्पाइस जेट, ये सभी जो कंपनीज है बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। ये रेवेन्यूज तो अपनी अच्छे से ग्रो करती हैं, जैसे जैसे फ्लाइट इंडस्ट्री बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग ज्यादा फ्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इनकी रेवेन्यूज बढ़ेंगी, लेकिन इनकी जो प्राइसेस होती हैं, जो फेयर होती है, बहुत रेगुलेटेड होती है, तो इनको प्रॉफिट्स बढ़ाने में बहुत मुश्किल होती है। इनकी रेवेन्यूज अच्छी पेस पे बढ़ती रहती है, लेकिन प्रॉफिट्स उतने पेस पे नहीं बढ़ते होते हैं। इसलिए मैं ऐसी इंडस्ट्री से दूर रहना पसंद करता हूं जो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव और रेगुलेटेड होती हैं। तो इसलिए आप इन सारे सेक्टर से थोड़ी अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन कम कर सकते हो, क्योंकि इनमें प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड हो जाती हैं। आखिरी मेरी इनपुट यह है कि आप एफएमसीजी, फार्मा और आईटी, इन सभी में आपकी एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है या फिर नथिंग है, तो उसमें थोड़ी एक्सपोजर आप बढ़ा सकते हो। और जैसे जैसे आपकी पोर्टफोलियो साइज बढ़ती है तो आप कंजम्पशन थीम जैसे कि पेंट, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, रिटेल, स्पेशलिटी केमिकल, इन सभी में आप एक्सपोजर ले सकते हो। बाद में जब आपकी पोर्टफोलियो साइज धीरे धीरे ग्रो करती जाती है तो आप उनमें एलोकेशन ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप एफएमसीजी, आईटी और फार्मा में थोड़ी बहुत अपनी एलोकेशन बढ़ा सकते हो। ये जो सारी कैपिटल इंटेंसिव या फिर बहुत साइक्लिकल इंडस्ट्रीज हैं, इन सभी से अपनी एक्सपोजर को कट डाउन करके एफएमसीजी, फार्मा और आईटी में थोड़ी अपनी एक्सपोजर बढ़ा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिव्यू पसंद आई होगी, कुछ यूजफुल इनपुट्स आपको मिले होंगे, कुछ थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज मिले होंगे, and I hope that all these discussions and inputs are useful to you in your long-term investing thought process, and I wish you all the best. So दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।